हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में खारे पानी की झील और मीठे पानी की झीलों का अपन अध्ययन करेंगे। कल वाले जो टॉपिक में अपन ने बात की थी राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में, और वो सेशन पूरा आपने कर लिया था। आज हम राजस्थान की खारे पानी की झील इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मीठे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए खारे पानी की झीलें। देखिए राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे सांबर झील है, पंचपदरा झील है, लून करणसर है। अनेक ऐसी झीलें हैं जिनके बारे में अपन, डीडवाना झील है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि झील होती क्या है। देखिए डियर फ्रेंड्स, जल का ऐसा स्रोत जो चारों तरफ से लोकलैंड हो, यानी कि जल का ऐसा स्रोत जो चारों तरफ से स्थलबद्ध हो और वह ना तो किसी सागर से जुड़ा हो ना किसी महासागर से, तो ऐसे जल के स्रोत को हम क्या कहेंगे? झील कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। जो अपने ऑप्शनल ज्योग्राफी आएगी उसमें बहुत डिटेल से हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए झील जल के ऐसे स्थिर स्थिर यानी कि एक जगह स्थिर भाग होते हैं जिसके चारों ओर स्थल बन यानी कि लॉकलैंड होता है। मुख्यतः झील का जल चारों ओर स्थल भाग में घिरा होना चाहिए। यद्यपि इसका कुछ अपवाद हो सकता है। कुछ झीलें पर्वत और कुछ झीलें पठारों पर भी हो सकती है। ठीक है, जैसे बात करें तो हमारे जो मानसरोवर झील और जैसे बेकाल झील। आपको पता है कि मानसरोवर झील है, इसमें एक चेमायुंगडुंग एक ग्लेशियर है जहाँ से आपकी सतलज नदी है और आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है और एक आपकी सिंधु नदी वहाँ से निकलती है। ठीक है, और जो एक बेकाल झील है, बेकाल विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, जो इजराइल में है। ठीक है, तो इनके बारे में तो ऑप्शनल ज्योग्राफी में और अलग से अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ झील समुद्र तल से भी नीचे गहराई में हो सकती है, यानी कि कुछ झीलें ऐसे भी हैं जो समुद्र तल से नीचे गहराई में हो सकती है, जैसे मृत सागर झील। ठीक है, ये सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब देखते हैं झीलों का प्रभाव यानी झीलों का उद्भव यानी कि झीलों का निर्माण कैसे होता है, उसकी अपन बात करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, झीलों का उद्भव ग्लेशियर के लगातार पिघलने पर भी झीलों का निर्माण होता है। जैसे देखिए जो ग्लेशियर लगातार जो पिघलते हैं, उसमें उन ग्लेशियर पिघलने से क्या होता है कि झीलों का निर्माण होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी के क्रेटर में जल यानी कि जब पानी भर जाता है तो वह भी झील का निर्माण हो जाता है। देखिए अब क्रेटर क्या होता है, यानी कि आपके जो वैल्केनो अपन जब ऑप्शनल ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तो जैसे क्रेटर है, काल्डेरा है, हैं जैसे पाइप है, जैसे लावा है, जैसे मैग्मा, इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए पहले हम बात करें क्रेटर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं यह हमारा क्या है, स्थल है, और ये ज्वालामुखी का पाइप है। ठीक है, और पाइप के सहारे जब लावा जो बाहर निकलता है, और लावा जब बाहर निकलने के बाद में एक यहाँ पर एक मुख जैसी आकृति बन जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्रेटर कहेंगे। जब ये क्रेटर में जब विस्फोट होता है तो इसका जो मुंह है और अधिक बड़ा हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? काल्डेरा के नाम से हम जानते हैं। तो वो तो अपने ऑप्शनल्स ज्योग्राफी की बात है, तो ये यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, वहाँ पे अपन अच्छी तरीके से बात अपन करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तटीय क्षेत्रों में लेगून झीलों का निर्माण होता है, यानी कि तटीय क्षेत्रों में जो लेगून है यानी कि झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, और लेगून झीलों को अपन क्या कहेंगे? अनूप झील भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेगून झील होती है, एक है गोखुर झील होती है। यानी कि लेगून झील तो समुद्र के तटों पर बनती है और जो गोखुर झील है वो नदियों के द्वारा बनती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे लेगून झील का मैं अगर आपको उदाहरण दूं कि जैसे हमारे तटीय क्षेत्र हैं, जैसे ये तटीय क्षेत्र है, ठीक है, प्रायद्वीप वाला। तो यहाँ पर जैसे केरल है, यानी कि लेगून झील कैसे बनती है, यानी कि ये पानी वाला अरब सागर है, यहाँ पे जो लहरें आती है वो स्थल भाग से टकराती है, और स्थल भाग के टकराने के बाद में ये जो स्थल भाग है थोड़ा अंदर की तरफ चला जाता है, और इसमें जब पानी भर जाता है तो वो लेगून झील बन जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर केरल में जैसे वेम्बनाड झील है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में है ना, और जैसे चिल्का झील है आदि। ये जो क्या है, ये किसका उदाहरण है, ये लेगोन झील का उदाहरण, ठीक है। जैसे अब बात करें कि गोखुर झील, जैसे गोखुर झील है, यानी कि कोई नदी ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे बहाव रही है, और नदी के अंदर जब अवसाद जमा हो जाते हैं, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ये नदी क्या करती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है, और इस स्थान पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम गोखुर झील बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो झीलों के प्रकार। देखिए राजस्थान में झील दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो कौन सी, एक तो खारे पानी की झील और एक मीठे पानी की झील। तो हम इसको आज हम कवर करेंगे, सिर्फ जो खारे पानी की झील है उनके बारे में ही कवर करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट हाँ जी, देखिए खारे पानी की झीलों की बात अगर करें तो खारे पानी की झील, देखो झील के पानी को जब पानी में जब लवणों की मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाती है, तब उसमें क्षारीयता और जब उसमें क्षारीयता और लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, इसीलिए इसे खारे पानी की झील कहते हैं। देखिए झीलों के पानी में जब लवणों की मात्रा, जैसे लवण होते हैं, जैसे टिटमार महोदय ने महासागरों के अंदर जो लवण है वो 27 प्रकार के लवण है, लेकिन हम 6 से 7 प्रकार के लवणों के हम अध्ययन करते हैं, जैसे समुद्र विज्ञान के ओशिनोग्राफी जब हम आपको पढ़ाएंगे तब वहाँ पे आपको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, ये आदि ये सभी लवण होते हैं, ठीक है। सॉरी। तो मीठे पानी की झील क्या होती है, जब पानी में इन लवणों का अनुपात निश्चित होता है, तब उसमें मीठे पानी की झील कौन सी होती है, मीठे पानी की झील होती है। यानी कि लवणों की मात्रा अधिक बढ़ जाने से तो खारे पानी की झील बनती है, और एक निश्चित अनुपात में जब लवणों की मात्रा रहती है तो मीठे पानी की झील बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे राजस्थान की झीलों में खारेपन का कारण क्या है, राजस्थान की जो झीलें हैं उसमें खारेपन का क्या कारण है, वो हम कारणों की बात करेंगे। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड बढ़ जाता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, इन लवणों की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाने से क्या होता है कि झील के अंदर खारापन हो जाता है, तो ये खारे पानी की झील बन जाती है। इसके बाद में सभी विद्वान लवणों के कारण खारेपन में आपस में क्या है, सहमत हैं, परंतु अनेक विद्वान कुछ सिद्धांत भी देते हैं। खारे पानी की व्याख्या सभी विद्वान 3 आधारों पर करते हैं। तो 3 आधार कौन कौन से, देखिए 3 आधार आपके हैं। एक तो प्रथम सिद्धांत तो क्या है, यानी कि तैतीस सागर का, ठीक है, जो आपको पता है कि तैतीस सागर जो हमारे थार का मरुस्थल भी इसका अवशेष है, हिमालय का भी अवशेष, और जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है ये भी इसका अवशेष है, ठीक है। तो ये है तैतीस सागर। दूसरा द्वितीय सिद्धांत में कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ का रण भी इसका एक सिद्धांत, और एकत्रित है हम रासायनिक तत्वों के आधार पर इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। खारी झील पश्चिमी भाग में क्यों होती है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में ये खारी झील क्यों पाई जाती है, इसका क्या रीजन है, तो इसके रीजन की हम अध्ययन कर इसके रीजन को हम पढ़ेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, खारी झील पश्चिमी भाग में क्यों पाई जाती है, इसका क्या रीजन है, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट रीजन इसका है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान अधिक होने से जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, तब बाद में इस जल में लवणता ही शेष बच जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है कि तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है, वाष्पीकरण भी अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होने से पानी तो क्या है कि वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है, और लवणों की मात्रा शेष रह जाती है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है इसका, पश्चिमी भाग में झीलों में जल निकास का उचित प्रबंध नहीं है। यानी कि पश्चिमी भाग में जो झीलों में जो जल होता है उसके निकासी का उचित प्रबंधन नहीं है, इसलिए भी पश्चिमी राजस्थान में झीलें पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए
अब हम एक एक जो खारे पानी की जो झील हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहली जो झील है हमारी यानी कि सांबर झील, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसका निर्माण किसने किया और ये कौन कौन सी झीलों में विस्तारित है, इसका विस्तार है और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, ये सारी बात अपन देखते हैं। देखिए सांबर झील यानी कि सामान्य इसका परिचय देखते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए प्राचीन काल में यहाँ एक सांभर नामक एक कस्बा था, ठीक है, ओके, और इसलिए इस झील का नाम क्या पड़ा, सांभर पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राचीन काल में क्या था, एक सांभर नामक एक कस्बा था और इस कस्बे के नाम पर इस झील का नाम पड़ गया। यानी कि इसका विस्तार अगर देखें तो 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर, अजमेर और नागौर, इन 3 जिलों के अंदर ये फैली हुई है और ये ज़्यादा सर्वाधिक जयपुर जिले में इसका सर्वाधिक इसका एरिया है। सांभर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वासुदेव चौहान के द्वारा इस सांभर झील का निर्माण किया और इसकी जानकारी हमें बिजोलिया का जो शिलालेख है, बिजोलिया का शिलालेख से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। वासुदेव चौहान ने 6ठी शताब्दी में सांभर झील का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मानचित्र पर झीलों का विस्तार देख लीजिएगा। अपनी जो सांभर झील है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आप झूम करके बताता हूँ डियर फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप है, ओके, और राजस्थान का मैप है और देखिए इसका 3 जिलों में विस्तार है। ये हमारा जयपुर है, ये फिर आ गया आपका अजमेर और ये आपका नागौर आ गया, ठीक है। ये तीनों राज्यों में, तीनों जिलों में विस्तारित है और इसका अगर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व पश्चिम देखें तो देखिए उसका उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसका देखते हैं। यानी कि इसका लेटीट्यूड क्या है, 27 डिग्री से 29 डिग्री इसका विस्तार है और इसका लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री से 75 डिग्री इसका विस्तार है। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, हाँ, सांभर झील राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी झील है। यानी कि ये जो सांभर झील है राजस्थान की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यानी कि दूसरी सबसे बड़ी झील खारे पानी की है। पहली भारत की सबसे खारे पानी की झील है चिल्का, जो उड़ीसा के अंदर, जो लेगून झील का एक उदाहरण है। इसके बाद में दूसरी आपकी है सांभर झील, ये जयपुर, अजमेर और नागौर में विस्तारित है। 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है, ठीक है। सांभर झील को एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी अंतःस्थल झील कहा जाता है। यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट अंतःस्थल झील कहा गया है किसको, सांभर झील को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ बातें हैं वो भी जान लीजिएगा। देखिए अर्थात यह स्थल भाग के चारों ओर घिरी हुई है, यानी कि लॉकलैंड है, ओके, स्थल आबद्ध भी इसको बोल सकते हैं। तो ये लॉकलैंड है और ये राजस्थान, ये सांभर झील है NH नेशनल हाईवे 8 के समीप स्थित है। सांभर झील को ब्रिटिश काल में एक म्यूजियम का दर्जा भी दिया गया था, जिसको आज वर्तमान में सॉल्ट म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। तब भारत में प्रयास से इसे रामसर साइट यानी कि 1990 के तहत शामिल। अब देखिए रामसर साइट क्या होता है, यानी कि एक दलदली क्षेत्र होता है और उस दलदली क्षेत्र को मतलब सूखे में कन्वर्ट करने के लिए एक रामसर साइट यानी कि 1990 के तहत इसमें शामिल किया गया। अब देखिए रामसर साइट होता क्या है। देखिए एक ईरान है, ईरान एक कंट्री है, इसमें एक शहर है रामसर साइट, जहां विश्व के आर्द्र भूमियों के संरक्षण करने के लिए सूची बनाई जाती है। यानी कि जहां पर नम भूमि, जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, आर्द्र भूमि है, उसको संरक्षित करने के लिए एक सूची बनाई जाती है। ऐसी आर्द्र भूमियों के लिए तकनीकी एवं विशेष मदद की जाती है। तो इसमें शामिल हमारे किसको किया गया है, हमारी सांभर झील को भी किया गया है। ये समझौता 1990 में किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात है
आगे बात आती है सांबर झील में पानी की आपूर्ति, यानी कि इसमें कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। यानी कि इसके अंदर 4 नदियां आकर मिलती है। देखिए कौन कौन सी। रूपनगढ़ नदी आके मिलती है, मेंथा नदी आके मिलती है, खारी मिलती है और खंडेला नदी आकर इसके अंदर मिलती है। सांबर झील का प्रबंधन और नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा किया गया, न कि हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे देखिए हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, एक कारखाना स्थापित किया गया है। उसका नाम है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। ये 1974 में स्थापित 64 में स्थापित किया गया था। यहाँ सहायक कंपनी देखिए, इसके अलावा इसकी सहायता करने वाली कंपनी कौन सी है। सांबर साल्ट लिमिटेड नमक का उत्पादन करती है और एक 2 विधियों के द्वारा नमक उत्पादित करती है। एक रेस्ता विधि से और एक क्यार विधि के माध्यम से यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। ठीक है। सांबर यानी कि झील में नमक उत्पादन यानी कि ये 8.7% नमक उत्पादित करती है। और इसका अगर राजस्थान परसेंट देखें तो 92% नमक उत्पादन, यानी कि राजस्थान सर्वाधिक इसमें नमक उत्पादित करता है। आगे बात करें, सांबर झील के क्षेत्र में देवयानी तीर्थ स्थल है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। यानी कि सांबर झील के अंदर एक देवयानी स्थल है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। देखिए तीर्थ स्थलों का मामा पुष्कर, तीर्थ स्थलों का भांजा मचकुंड और तीर्थ स्थलों की नानी कौन सी, देवयानी। तो ये तीर्थ स्थल है नानी देवयानी जो किसको आकर्षित करती है, जो पर्यटक होते हैं उनको आकर्षित करती है। सांबर झील में एक राजहंस और एक कुरंजा पक्षी दोनों शरणास्थली, यानी कि बाहर से एक तो सांबर झील में क्षेत्र यानी कि एक तो राजहंस और एक कुरंजा पक्षी दोनों विदेशी पक्षी ये इसमें यहाँ पर शरणास्थली के रूप में यहाँ पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी है डीडवाना झील, जो आपको पता है कहाँ पे है, नागौर जिले के अंदर है। तो इसके बारे में विशेष तौर से अध्ययन करते हैं। देखिए डीडवाना का अर्थ है दीन दीवाना। ठीक है, इसको दीव दीवाना कहते हैं। ऐसे दीनहीन व्यक्ति जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब भारत आए तब उनके साथ अब्दुल सकारी रूमी आए, जो नागौर में दीनहीन लोगों को परमात्मा से प्रेम करना सिखाया था। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कुछ हमारे राजस्थान की जो झीलें हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इसको मैं जूम करके बताता हूँ आपको, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। सॉरी। देखिए लूणकरणसर, ठीक है, लूणकरणसर आपको पता कहाँ है, बीकानेर में। ठीक है। भुज झील और काछोर झील और कछोर झील ये कहाँ है, जैसलमेर में। पंचपदरा बाड़मेर में। बाप झील होती है, बाप झील है जोधपुर में। दीडवाना का है नागौर में। और रेवासा सीकर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखिएगा, फिर भी हम आगे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है। देखिए वापस आते हैं। सॉरी, हाँ, तो देखिए ये झील होगी नमक खाने की योग्य नहीं, यानी कि डीडवाना में जो नमक तैयार किया जाता है ये खाने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि नमक यानी NaCl की मात्रा अधिक यानी कम, यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम होती है। और यहाँ पर Na2SO4 बहुत अधिक पाया जाता है, इसीलिए ये खाने योग्य नमक नहीं है। यानी कि डीडवाना के साथ साक्ष्य मध्यकाल से आरंभ होते हैं, यानी कि अगर इसके हमें साक्ष्य मिले तो कहाँ से, मध्यकाल से यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने इस झील से नमक उत्पादन करने के लिए कारखाने स्थापित किए हैं। देखिए कौन कौन से कारखाने स्थापित किए हैं राजस्थान सरकार ने। देखिए एक तो है आपका राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1916 को ये कारखाना स्थापित किया गया था। ये सोडियम सल्फेट का सबसे बड़ा कारखाना है, यानी कि राजस्थान के अंदर सोडियम सल्फेट का सबसे बड़ा ये कारखाना है। सोडियम सल्फेट का प्रयोग चमड़े को साफ करने के लिए तथा कागज की लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि इस सल्फेट यानी सोडियम सल्फेट से एक तो जो चमड़ा होता है, लेदर होता है, उसको साफ किया जाता है, साथ ही जो कागज की जो लुगदी बनाई जाती है और लुगदी बनाकर जो कागज तैयार किया जाता है उसको इस
सोडियम सल्फेट से किया जाता है। ठीक है, सरकार ने नमक उत्पादन में जो नमक बनाने की जो विधि तैयार की है, उस विधि को ब्रायन विधि के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, यानी कि नागौर के अंदर डीडवाना में जो नमक तैयार किया जाता है वो कौन सी विधि से तैयार किया जाता है, वो आपकी ब्रायन विधि से तैयार किया जाता है। ठीक है, डीडवाना में नमक का उत्पादन देवल जाति यानी एक देवल जाति के द्वारा तैयार किया जाता है। डीडवाना का नमक जापान को निर्यात किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है जापान को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। यस, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो झील है आपकी लूणकरण सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है बीकानेर में सबसे पहले बात अगर करें तो लूणकरण का अर्थ होता क्या है, ऐसा तालाब जिसमें नमक बनाया जाता है उसे लूणकरण कहा जाता है। लूणकरण सर कहा जाता है। लूण यानी कि नमक, अपने स्थानीय भाषा में नमक को लूण ही तो बोलते हैं। तो ऐसा स्थान यानी कि ऐसा तालाब जिससे नमक बनाया जाता है उसको लूणकरण कहते हैं। और लूणकरण की विशेष बातें और भी है, देखिए आगे बात करते हैं। वर्तमान में लूणकरण झील में नमक का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में होता है यहाँ पे, क्योंकि यह झील वर्तमान में सूख चुकी है, यानी कि अभी इसका अस्तित्व क्या है, खत्म होने वाला है, और यहाँ पर पानी है ही नहीं तो कहाँ से बनेगा। यह क्षेत्र प्रारंभ में ही तेलीय फसल के लिए अच्छा माना जाता है, यानी कि जो तेलीय जो फसल होती थी, जो तिलहना वाली जिससे तेल निकाला जाता है, वह फसल यहाँ पे सर्वाधिक होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूणकरण क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है, और गुजरात के राजकोट में भी मूंगफली का उत्पादन होता है, इसीलिए इसको लूणकरण को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। आपको पता है कि गुजरात के अंदर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है, और गुजरात के अंदर भी जो राजकोट की जो मूंगफली है हमारे एशिया में फेमस है, यानी पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत फेमस है। तो उस राजकोट जैसी मूंगफली हमारे लूणकरण के अंदर उत्पादित की जाती है, इसीलिए राजस्थान का राजकोट किसको कहा गया है, लूणकरण को कहा गया है। इसके अलावा और कुछ विशेष बातें हैं। राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र में होहोबा जोजोबा की फसल के उत्पादन का कार्य कर रही है, यानी कि होहोबा और एक जोजोबा एक झाड़ीनुमा पौधा है, ये पौधा उत्पादित कार्य किया जाता है यहाँ पे बीकानेर में। इससे क्या होता है, इससे बायोडीजल तैयार किया जाता है, यानी कि बायोडीजल जो भी आपको पता है, जो एरोप्लेन वगैरह है उसमें फ्यूल का काम करता है। ठीक है, तो ये फ्यूल का काम करता है, यानी कि बायोडीजल तैयार किया होहोबा जोजोबा एक झाड़ीनुमा पौधा उससे। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान सरकार ने यहाँ पे जैतून रिफाइनरी की भी लूणकरण में लगाई, यानी जैतून रिफाइनरी लूणकरण में लगाई है। तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान दीजिए, एक तो राजकोट, ठीक है, एक होहोबा जोजोबा की फसल जिससे हम बायोडीजल तैयार करते हैं, साथ ही राजस्थान सरकार जैतून की रिफाइनरी लगाई गई है यहाँ पे। ओके, आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं अब बात करते हैं कि जो पचपदरा है, यानी कि बाड़मेर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पचपदरा झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम श्रेणी का होता है, यानी कि राजस्थान में जितने भी झीलें होती हैं उनमें सबसे उत्तम श्रेणी का नमक तैयार कहाँ किया जाता है, पंचपदरा में किया जाता है, और इसके खाने योग्य भी होता है, क्योंकि इस नमक में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ पर मात्र 98% नमक तैयार किया जाता है इस झील से। कहाँ, भारत का 98% पंचपदरा झील से तैयार किया जाता है। यह नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार ने यहाँ राजस्थान सल्फेट केमिकल वर्क्स का कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, इसके अलावा पंचपदरा की कुछ खास बातें हैं। देखिए, पंचपदरा में परंपरागत रूप से, यानी कि ट्रेडिशनल रूप से यहाँ पर क्या होता है कि एक नमक तैयार किया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक खारवाल जाति जो नमक तैयार करती है, और कैसे तैयार करती है उसकी बात अपन करते हैं। ठीक है, यानी पंचपदरा में एक मोरली झाड़ी होती है, मोरली झाड़ी के माध्यम से, मोरली जो झाड़ी होती है उसकी शाखाओं से नमक बनाया जाता है। पहले खारे जल को वाष्पीकृत किया जाता है, फिर बाद झाड़ी की शाखाओं को साफ किया जाता है,
क्योंकि इस वृक्ष की झाड़ी में जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, उस पदार्थों के माध्यम से क्या होता है कि नमक क्रिस्टल का समझते हैं, और क्या होता है पारदर्शी रूप प्रदान कर देता है, यानी कि नमक क्रिस्टल के रूप में बदल जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि खारवेल जाति के द्वारा पंचपदरा में कौन सी झाड़ी के माध्यम से नमक तैयार किया जाता है, और उस नमक जो झाड़ी है उसमें किस पदार्थ की प्रधानता होती है जिस कारण नमक क्या हो जाता है क्रिस्टल यानी कि पारदर्शी के रूप में हो जाता है। तो उस झाड़ी का नाम है मोरली झाड़ी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इसमें इस जाति का नाम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट झील की बात करते हैं, रेवासा खारी झील, यानी कि सिक्कर की बात अपना करते हैं। तो सिक्कर में आ जाइएगा। देखिए, राजस्थान में सबसे प्राचीन नमक उत्पादन के साक्ष्य हमें कहाँ मिले? रेवासा, यानी कि रेवासा झील से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड यानी कि भारत के जो इतिहासकार हैं, राजस्थान के इतिहासकार हैं, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर कहा है कि यहाँ प्राचीन समय में रेवासा नामक एक झील थी जिसे बना हुआ नमक एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर विभिन्न देशों में यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी कि निर्यात किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा और भी बातें हम देखते हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ नाम याद करने पड़ेंगे डियर फ्रेंड्स, यानी कि देखिए कावोद झील, ठीक है, कछोर झील, इसको काछोर भी बोलते हैं। भुज झील कहाँ है? जैसलमेर में, ये भी ध्यान दीजिएगा। बाप झील कहाँ है? आपके फलोदी जोधपुर में। एक नावा झील है, ये आपके नागौर में। ठीक है, तो नावा एक स्थान है नागौर के अंदर, तो वैसे भी आप याद रख लीजिए इसको। तो कावोद झील, कछोर झील, भुज झील जैसलमेर, बाप झील फलोदी जोधपुर में, और नावा झील नागौर में। ठीक है, तो देखिए नागौर नमक उत्पादन के लिए भारत सरकार ने यहाँ नमक उत्पादन का आदर्श जो प्लांट है मॉडल साल्ट फार्म की स्थापना की गई है। तो देखिए ये तो आपकी झीलों के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंस कर लेते हैं, जो खारी झील है उनकी इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वता की बात अपन कर लेते हैं। देखिए महत्वता की बात कर लेते हैं, ये राजस्थान में खारे पानी की झीलों का क्या महत्व है। इसमें राजस्थान में क्या होता है कि जो GDP है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये जो GDP में क्या सहायक है, और ये राजस्व भी में सहायक है, और पर्यटकों को भी आकर्षित करती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि GDP में, राजस्व में और पर्यटकों को आकर्षित करने में ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा ये जो खारे पानी की झील है उनका इसका ये टॉपिक हो गया है, तो मेरे साथ आप बने रहिए। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट नहीं कर रहे हो। मैं रीज़न पूछना चाहता हूँ कि आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताइए। आपको अगर समझ में नहीं आया तो वो बताइएगा। अगर आपको नोट्स देखिए बिल्कुल क्लियरिटी आपको दिख रही है, क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं मोटिवेट होता हूँ, और मोटिवेट अगर हुआ तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको और भी अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मेरे साथ आप बने रहिए, और कल हम जो मीठे पानी की झीलें उनकी बात अपन करने वाले हैं। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, और अपना TK स्टडी क्लासेस जो चैनल है उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे डालूँ तो आपके यानी कि वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।